हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को त्रिभुज पढ़ा रहा था और मैंने अभी तक आप लोगों को त्रिभुज में सर्वांग क्षमता और समरूपता दोनों मैंने बता दिया है। सर्वांग क्षमता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, इस दोनों पर मैंने चर्चा कर दिया है। सर्वांग क्षमता के लिए संगत कोण और संगत भुजा बराबर होना चाहिए। समरूपता के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस सारे टॉपिक्स पर मैंने चर्चा किया था। अब हम लोग को आगे देखना है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा पहले। तो आइए आज हम लोग को देखना है सर्वांग क्षमता और समरूपता के बीच का क्या अंतर है, दोनों में क्या कॉमन है, इन सारी चीजों के बारे में। तो आइए, संगत भुजा और संगत कोण का खेल हम लोगों ने बहुत खेल लिया और आई थिंक कि हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो कभी भी संगत भुजा और संगत कोण में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू किया जाए। दो त्रिभुज मैंने आपको दे दिया, मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी समझाना चाहता हूं। मान लो ये 50 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, मान लो ये 70 डिग्री है, मान लो ये भी 50 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री है और ये जो है कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। ठीक है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। अब ये भी त्रिभुज मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आइए देखा जाए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो देखिएगा, यहां कोण ए और कोण P, कोण A और कोण P दोनों 50 डिग्री है। तो दोनों 50 डिग्री है, इसका मतलब कोण A और कोण P क्या है, बराबर है, कॉमा कोण B और कोण Q दोनों 60 डिग्री है। इसका मतलब कि कोण B और कोण Q भी बराबर है तथा कोण C और कोण R, ये कोण C है, ये कोण R है, दोनों 70 डिग्री है। इसका मतलब कोण C और कोण R भी क्या है, बराबर है। मतलब कोण A और कोण P बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है। अब आइए संगत भुजाओं का अनुपात देखा जाए। तो एवं अब कोण A और कोण P बराबर है, तो कोण A के सामने BC है और कोण P के सामने QR है। कोण A के सामने क्या है, BC है और कोण P के सामने क्या है, QR है। मतलब कि BC और QR क्या है, संगत भुजा है। कोण A और कोण P बराबर है, तो BC और QR जो है वो क्या है, संगत भुजा है। अब संगत भुजा का अनुपात देखा जाए तो BC का मान है 3 सेंटीमीटर, QR का मान भी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो BC और QR का अनुपात क्या आ गया, 1।
क्या आ गया 1, अब ये कॉमा। अब कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है, तो कोण बी के सामने AC है और कोण क्यू के सामने PR है। कोण बी जो है इसके सामने क्या है AC है और कोण क्यू के सामने क्या है PR है, मतलब AC और PR क्या है संगत भुजा है। AC और PR क्या है संगत भुजा है। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकाला जाए, हम लोग को समरूप देखना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। तो समरूप के लिए क्या चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा बराबर होना चाहिए। बराबर कोण से हम लोग संगत भुजा निकालते हैं और बराबर भुजा से हम लोग संगत कोण निकालते हैं। तो यहां पर तीनों कोण बराबर दिया हुआ है। अब इस तीनों बराबर कोण के मदद से हम लोग संगत भुजा निकाल रहे हैं। तो आइए, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, तो कोण बी के सामने AC है और कोण क्यू के सामने PR है, तो AC और PR क्या हो जाएगा संगत भुजा हो जाएगा डेफिनेटली। अब उसका अनुपात निकाला जाए तो AC का मान 4 सेंटीमीटर है और PR का मान भी 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो AC और PR का अनुपात क्या आ गया 1। अब आइए तथा अब तीसरा कोण बचा कोण C और कोण R। कोण C और कोण R भी बराबर है, तो कोण C के सामने AB है और कोण R के सामने PQ है। कोण C के सामने AB है और कोण R के सामने PQ है, मतलब AB और PQ क्या हो जाएगा संगत भुजा हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, अब AB और PQ संगत भुजा हो गया, तो हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, मतलब भागा निकालेंगे। तो AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया है, सॉरी AB कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 से 2 कट गया एक बार में। क्लियर। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने निकाला, तो तीनों के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हम लोगों को 1 आ गया। इसका मतलब तो लिखिएगा इसीलिए BC बटा QR बराबर AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। BC बटा QR भी 1 है, AC बटा PR भी 1 है और AB बटा PQ बराबर भी 1 है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है बराबर है। तो आप देख सकते हो कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि तीनों का तीनों कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, मतलब तीनों कोण भी बराबर हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, निश्चित तौर पर समरूप है। तो वीडियो को रोक करके पहले इसको उतारिए, वीडियो को रोको और रोक करके इसको उतारो पहले। अब आइए अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, यही त्रिभुज है ABC, कोण A 50 है, कोण B 60 है, कोण C 70 डिग्री है। AB 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है। फिर PQR, कोण B 50 है, कोण Q 60 है, कोण R 70 है, PQ 2 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर। तो यहां कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R है, एवं कोण A और कोण P का संगत भुजा कौन हुआ
कोण ए और कोण बी बराबर है, तो कोण ए के सामने आप देख सकते हो बीसी है, और कोण पी के सामने आप देख सकते हो क्यूआर है। आप बीसी भी 3 सेंटीमीटर है, क्यूआर भी 3 सेंटीमीटर है, बीसी भी 3 सेंटीमीटर है और क्यूआर भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, तो बीसी और क्यूआर बराबर है, बीसी और क्यूआर बराबर है, कॉमा कोण ए और कोण बी और कोण क्यू बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है। तो कोण बी के सामने आप देख सकते हो एसी है और कोण क्यू के सामने आप देख सकते हो पीआर है। माने एसी और पीआर क्या है, संगत भुजा है। एसी भी 4 सेंटीमीटर है, पीआर भी 4 सेंटीमीटर है, मतलब संगत भुजा एसी और पीआर भी क्या है, बराबर है। तथा लास्ट में आप देख सकते हो कोण सी और कोण आर बराबर है, तो कोण सी के सामने ए बी है, कोण आर के सामने पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। ए बी का मान भी 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ए बी और पी क्यू भी बराबर है। तो आप यहां देख सकते हो बाबू ध्यान से कि इस दोनों त्रिभुज का तीनों कोण भी बराबर है और तीनों संगत भुजा भी बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है और तीनों संगत भुजा भी बराबर है। तो अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, तो समझिएगा ध्यान से। यहां पर तीनों कोण भी बराबर हो गया और तीनों संगत भुजा भी बराबर हो गया। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये दोनों त्रिभुज जो था वो समरूप भी था, और अभी हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि हरेक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है। जितना त्रिभुज सर्वांगसम होता है वो सभी का सभी त्रिभुज समरूप भी होता है। ये दोनों का दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों का दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं सर्वांगसम है, आप देख सकते हैं सर्वांगसम है। लेकिन ये दोनों का दोनों त्रिभुज, इसके पहले एग्जांपल हम बताए उसमें समरूप भी था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सर्वांगसम या फिर दो सर्वांगसम त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। अभी आपने देख लिया ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। तो प्रत्येक जो भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा, क्योंकि उसके भुजाओं का अनुपात 1 होगा। तो जब भुजाओं का अनुपात 1 होगा मतलब बराबर होगा, मतलब समरूप होगा। तो आप ये थ्योरी है, इस थ्योरी को एकदम याद कर लो। क्या, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। अगर दो ठो त्रिभुज सर्वांग, माइंड में सेट कर लीजिए, अगर दो ठो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा निश्चित तौर पर। लेकिन पहले इसको वीडियो को पॉज करके उतारिए, उसके बाद मैं अपनी लेकिन को पूरा करूंगा। तो दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। वीडियो को रोक करके उतारो फटाक से। आई थिंक आप लोगों ने उतार दिया होगा। अब आइए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगा।
जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक एग्जाम्पल देते रहेंगे। मान लो ये है एबीसी और ये है पीक्यूआर, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये भी मान लो 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो आइए इसको बनाया जाए। तो यहां आप देख सकते हो कि कोण ए और कोण पी दोनों 50 डिग्री है, मतलब कोण ए और कोण पी क्या है, बराबर है। उसके बाद आप देख सकते हो कोण बी और कोण क्यू दोनों 60 डिग्री है, इसका मतलब कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है। तथा आप देख सकते हो कि कोण सी 70 है और कोण आर भी 70 है, मतलब कोण सी और कोण आर भी बराबर है। अब आइए संगत भुजाओं का अनुपात देखा जाए। तो एवं कोण ए के सामने बीसी है, कोण पी के सामने क्यूआर है, तो बीसी और क्यूआर क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। बीसी कोण ए और कोण पी बराबर है, तो ए के सामने बीसी है और पी के सामने क्यूआर है, तो बीसी और क्यूआर संगत भुजा है। इसका अनुपात देखा जाए, बीसी और क्यूआर का अनुपात देखा जाए। बीसी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, क्यूआर कितना है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार में क्या हो गया, 1/2, 1/2। अब आइए कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है, तो बी के सामने एसी है, क्यू के सामने पीआर है। बी के सामने क्या है, एसी है, क्यू के सामने पीआर है, तो एसी और पीआर भी क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। एसी और पीआर भी क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। अब एसी और पीआर का अनुपात निकाला जाए, तो एसी का मान है आपको 3 सेंटीमीटर, पीआर का मान है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 बार में क्या होगा, 1/2। तथा कोण सी और कोण आर भी बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि कोण सी के सामने ए बी है और कोण आर के सामने पी क्यू है। तो कोण सी के सामने ए बी है और कोण आर के सामने पी क्यू है, मतलब ए बी और पी क्यू भी क्या है, संगत भुजा है। ए बी और पी क्यू भी क्या है, संगत भुजा। अब इसका अनुपात देखा जाए, तो ए बी बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 1/2। अब आप लोग देख सकते हो क्या, तो एसी बटा क्यूआर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी बीसी बटा क्यूआर भी 1/2 है, मतलब बीसी और क्यूआर का अनुपात 1/2 है। एसी और पीआर का अनुपात भी 1/2 है, मतलब एसी और पीआर का अनुपात भी 1/2 है, और एबी और पीक्यू का अनुपात भी 1/2 है, मतलब एबी और पीक्यू भी क्या है, 1/2 है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि बीसी बटा क्यूआर, एसी बटा पीआर और एबी बटा पीक्यू, ये तीनों क्या है, बराबर है। मतलब इस दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। तो अतः ये दोनों जो त्रिभुज है ये समरूप है निश्चित तौर पर। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों क्या है, समरूप है। वीडियो को रोक करके उतारिए, उसके बाद हम और बताएंगे। वीडियो को रोक करके उतारो। अब देखिएगा, अब आइए इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। अब आप देख सकते हैं, फिर से इस दोनों त्रिभुज को देखिएगा। कोण ए और कोण पी बराबर है 50 डिग्री है,
कोण बी और कोण क्यू बराबर है 60 डिग्री है, कोण सी और कोण आर बराबर है 70 डिग्री। संगत भुजा देखा जाए, कोण ए के सामने बीसी है और कोण पी के सामने क्यू आर है, मतलब बीसी और क्यू आर क्या होगा, संगत भुजा हुआ। क्या कि कोण ए और कोण पी बराबर है, तो कोण ए के सामने बीसी है और कोण बी के सामने क्यू आर है, ये क्या हुआ, संगत भुजा हुआ। अब बीसी का मान 2 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान 4 सेंटीमीटर है, तो बीसी और क्यू आर बराबर है तो नहीं है, काहे, तो बीसी का मान 2 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी और क्यू आर जो है वो दोनों बराबर नहीं है, बीसी और क्यू आर बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं का सिंबल है, बराबर नहीं है का चिन्ह है ये, और ये बराबर है का चिन्ह है। चाहो तो वीडियो को रोक कर उतार सकते हो, ये बराबर नहीं और ये बराबर है। तो देखिएगा, तो संगत भुजा क्या हुआ, बराबर नहीं है। अब और बाकी तीनों संगत भुजा भी देख लिया जाए, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर है, तो कोण बी के सामने एसी है और क्यू के सामने पी आर है। एसी और पी आर क्या होगा, संगत भुजा होगा। एसी 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो एसी और पी आर भी बराबर नहीं है, क्योंकि एसी 3 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये भी दोनों बराबर नहीं है। तथा कोण सी और कोण आर बराबर है, तो कोण सी के सामने ए बी है और कोण आर के सामने पी क्यू है, मतलब ए बी और पी क्यू क्या हुआ, संगत भुजा हुआ। ए बी और पी क्यू क्या हुआ, संगत भुजा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ए बी 1 सेंटीमीटर है और पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, ये भी दोनों बराबर नहीं है। क्या है कि ए बी 1 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों कोण तो बराबर है लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अतः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम नहीं है। तो इससे हम लोगों को क्या मिला, तो एक नया थ्योरी मिला। देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो आज दो थ्योरी, बात को समझिएगा, 4 एग्जाम्पल मैंने बताया। 4 एग्जाम्पल को बताने के पीछे मेरा मुख्य कारण यह समझाना था कि पहले 2 एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम था और समरूप भी था। इसके पहले सबसे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल अभी बताया है, तो वो दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा है कि समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। मतलब कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो वह समरूप भी होगा। 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो वह समरूप भी होगा। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन अभी यहां पर हम लोगों ने देखा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। मतलब 2 त्रिभुज समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। 2 समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो 2 सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब सर्वांगसम अगर 2 त्रिभुज है तो वो समरूप होगा, क्योंकि सर्वांगसम के लिए संगत कोण और संगत भुजा बराबर होना चाहिए। समरूप के लिए संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात 1 होगा, आप देख लिए हैं, तो वो सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। क्लियर? तो 2 थ्योरी आज मैंने बताया, माइंड में सेट कर लीजिए। क्या? तो 2 सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन 2 समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। वीडियो को रोक करके उतारिए, उसके बाद इस पर और डिटेल से चर्चा किया जाएगा। वीडियो को रोक करके उतारिए।
आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, अगर दो ठो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वह समरूप होगा, और अगर दो ठो त्रिभुज समरूप है तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि दो ठो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो वह समरूप होगा, लेकिन दो ठो त्रिभुज अगर समरूप है तो वह सर्वांग सम नहीं होगा। अब आइए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सर्वांग समता और समरूपता के बीच का अंतर। सर्वांग क्षमता और समरूपता के बीच में क्या क्या अंतर है ये देखिएगा ध्यान से, तो समझिएगा। इस सर्वांगसम होने के लिए दो कंडीशन है, पहला है संगत कोण बराबर होना चाहिए, समरूप होने के लिए भी पहला कंडीशन है संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो वो संगत कोण दोनों में बराबर होना चाहिए, तो वो अंतर नहीं है, वो समानता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सर्वांग समता और समरूपता में कॉमन ये है कि दोनों में संगत कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन अंतर देखिएगा। पहला, सर्वांगसम होने के लिए संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग समता में संगत भुजाएं बराबर होती है और समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वांग समता में संगत भुजाएं बराबर होती है और समरूपता में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसके बाद आइएगा, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने जितना त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा, मतलब जो जो त्रिभुज सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा। थोड़ा देर पहले एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया है। और ये क्या है, तो प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो ये दो ठो मुख्य अंतर है। बाबू हम आपको त्रिभुज चैप्टर बहुत गहराई में पढ़ा रहे, इतना गहराई में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना गहराई में इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बने। अगर गहराई में नहीं जाओगे त्रिभुज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हिलेगा नहीं। बाबू आपसे समझा दे रहे हैं, जब तक गहराई में नहीं जाओगे त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव हिलेगा नहीं, इसलिए गहराई में लेकर के जा रहे हैं। तो सर्वांग क्षमता और समरूपता में मुख्यतः दो अंतर है। क्या, तो सर्वांग क्षमता में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। वीडियो को रोक करके उतारिए फटाक से, इसको वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो इसको बताने से पहले मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल मैंने बताया। पहला 2 एग्जाम्पल यह प्रूफ कर रहा है कि प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होगा,
और दूसरा जो दो एग्जाम्पल है वह ये प्रूफ कर रहा है कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए, प्रत्येक सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होता है और प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होता है। माइंड में एकदम इसको सेट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। बाबू एक बात समझो, सर्वांगसम का मतलब होता है एकदम हूबहू, एकदम हूबहू। हूबहू बोले तो जुड़वा, जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं तो दो जुड़वा भाई मतलब क्या कैसा होता है, एकदम हूबहू होता है, आंख का नाक मुंह सब कुछ सेम होता है। तो जैसे दो जुड़वा भाई होता है वैसे ही सर्वांग समता होता है। सर्वांग समता का मतलब दो त्रिभुज एकदम एक दूसरे के हूबहू हो, दो त्रिभुज एक दूसरे के हूबहू हो। एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रख दिया जाए तो नीचे वाला त्रिभुज दिखे नहीं। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रख दिया जाए तो नीचे वाला जो त्रिभुज है वो दिखाई नहीं दे, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन समरूपता का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। जैसे हमारे पास भी दो आंख है, दो गोर है, दो कान है, दो आंख है वगैरह, और आप लोगों के पास भी दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है, तो हम लोग समरूप हुए। लेकिन जुड़वा भाई क्या हुआ, सर्वांग सम हुआ। तो हम और आप क्या हुए, समरूप हुए, और दो जुड़वा भाई क्या हुआ, सर्वांग सम हुआ। सर्वांग सम का मतलब एकदम हूबहू और समरूप का मतलब एक जैसा दिखने वाला। हूबहू और एक जैसा दिखने वाले में अंतर है। बात समझ में आ गई? तो माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो समरूप होगा और प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। अब हम लोग, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में ही सर्वांग समता और समरूपता पढ़ा। अब हम लोग दूसरे मतलब जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, इन सारी चीजों के बारे में सर्वांग समता और समरूपता हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए तो शुरुआत करते हैं वृत्त से। तीन वो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। वृत्त, समबाहु त्रिभुज और वर्ग। चलिए तो सबसे पहले वृत्त पर देखा जाए। दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये कोई वृत्त है, मान लो ये इस वृत्त का केंद्र है और ये इसी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी कोई वृत्त है, मान लो ये इसका केंद्र है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, ये उसका केंद्र है, तो इसी को त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो इसी को त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों वृत्त, इसका त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए है दोनों वृत्त, इसका त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर है, चाहे 3 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो बात को समझिएगा, इस दोनों वृत्त का त्रिज्या जो है बराबर है। इस दोनों वृत्त का त्रिज्या जो है वो बराबर है। मतलब इस वृत्त को अगर इस वृत्त के ऊपर रख देंगे तो ये वृत्त ढक जाएगा। मतलब एक वृत्त को, दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है, समान है। तो अगर एक वृत्त के ऊपर दूसरे वृत्त को रख देंगे तो नीचे वाला वृत्त क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, क्योंकि त्रिज्या समान है। तो ये दोनों त्रिभुज का, ये दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो अगर त्रिज्या बराबर होगा दो वृत्त का तो वह समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा।
मतलब दोनों वृत्त का त्रिज्या बराबर है तो ये दोनों सर्वांग सम है। ये वृत्त भी 2 सेंटीमीटर है, ये वृत्त भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है, बराबर है, तो ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। क्लियर। और ये दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है। इस वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त जो है ये सर्वांग सम नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है। तो ये दोनों वृत्त समरूप है। क्या है, समरूप है। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए, उसके बाद आपको कंसेप्ट बताएंगे। वीडियो को रोक करके इसको उतारिए, उसके बाद हम आपको कंसेप्ट वही बताएंगे। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को रोक करके उतार लिया होगा। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि दो वृत्त का त्रिज्या बराबर है तो दोनों वृत्त सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। और एक बार जान लीजिए, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि दो ठो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप भी है। मेरे कहने का मतलब स्पष्ट बात जान लीजिए, जितना आकृति सर्वांगसम होता है वो सब समरूप भी होता है, जितना आकृति सर्वांगसम होता है वो सब समरूप भी होता है। तो यहां पर यदि दो वृत्त का त्रिज्या बराबर है तो दोनों वृत्त सर्वांगसम एवं समरूप होंगे। माइंड में सेट कर लीजिएगा, दो ठो एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिए इस बात को। दो ठो वृत्त का अगर त्रिज्या बराबर है तो वह दोनों वृत्त सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा। दूसरा थ्योरी है, यदि दो वृत्त का त्रिज्या बराबर नहीं है तो दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन समरूप होगा, लेकिन समरूप होगा। काहे कि वृत्त का त्रिज्या अलग अलग होगा तो बोले ना, वृत्त का त्रिज्या भले अलग अलग होगा तो दोनों गोल ही, ये छोटा वृत्त है ये बड़ा वृत्त है, दोनों एक ही जैसा दिखता है गोल। ये बड़ा वृत्त है ये छोटा वृत्त है, दोनों तो एक ही जैसा दिखता है गोल, लेकिन ये दोनों का त्रिज्या तो बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और अगर त्रिज्या बराबर होता तो क्या होता, सर्वांगसम भी होता। तो दो चीज मैंने लिखा है क्या, तो यदि दो वृत्त का त्रिज्या, माइंड में सेट कीजिएगा इस बात को, दो ठो वृत्त का अगर त्रिज्या बराबर हो तो वह सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा, और अगर त्रिज्या बराबर नहीं हो तो सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। इसका मतलब सभी वृत्त चाहे त्रिज्या बराबर हो चाहे नहीं हो, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त जो है वह समरूप होते हैं। वीडियो को रोक करके उतारिए इसको।
वीडियो को रोकिए और उतारिए, वीडियो को रोक करके उतारिए इसको। तो एक बात आपने समझ लिया कि दो ठो वृत्त का अगर त्रिज्या बराबर होगा, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए इस थ्योरी को, दो ठो वृत्त का अगर त्रिज्या बराबर होगा तो दोनों वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा। और अगर दो ठो वृत्त का त्रिज्या बराबर नहीं होगा तो दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। माइंड में सेट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम लोग को देखना है वर्ग। दो ठो वर्ग जो है वो कब समरूप होगा, कब समरूप नहीं होगा, सॉरी कब सर्वांगसम होगा, कब क्या होगा, तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज, इस दोनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक मैं रोक रहा हूं। अब इसके अगले क्लास में हम लोग वर्ग और समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि कौन सर्वांगसम होगा, कौन समरूप होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अब अगले क्लास में जानेंगे। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, समझ में आया कि नहीं, ये सब चीज थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का है। तो अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको बताइएगा, तब तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो निश्चित तौर पर आप हमको बताइए कि आज का क्लास जो है वो आपको समझ में आया या नहीं। दूसरी चीज, संस्कृत का किताब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। संस्कृत में कुल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर को पढ़ा दिया गया। अब कल से अब क्या होगी, तो संस्कृत के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का नोट्स डेली, मतलब डे बाय डे, प्रत्येक दिन एक चैप्टर का नोट्स आपके ग्रुप में डाला जाएगा। किताब आप पढ़े हुए हो, नोट्स तैयार करो, और जब नोट्स तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपको वीडियो बनवा दिया जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन आंसर का भी आपका ऑनलाइन क्लास करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन आंसर का नोट्स तैयार कर लीजिए। और कल से कविता वाला जो पार्ट है, हिंदी के किताब में कविता वाला जो पार्ट है, माने 12 को चैप्टर कविता वाला है ना, वो अब कल से शुरू होगा। तो अब कल से संस्कृत का प्रत्येक चैप्टर का नोट्स जो है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और हिंदी का कविता का प्रत्येक चैप्टर कल से पढ़ाई होगा और उसका वीडियो बना करके डाला जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।